Hello friends, welcome you all. Today we are going to cover unit number 8. It covers maintenance of cash, subsidiary books and ledger. Already we have covered the part like classification of account and golden rules and जनरल और लेज़र में एंट्री कैसे करते हैं. आज हम लोग कैश बुक देखेंगे और पेटी कैश बुक देखेंगे. सो स्टार्टिंग विद द सम्स. लाइक एक सम हमने देखा था ऑलरेडी, ये सम हमने देखा था पिछले वीडियो में. एंड यहाँ पे कुछ सम्स है, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैश बुक स्टार्ट करेंगे कि कैश बुक होता क्या है. सो वी ऑल नो कि जो भी अकाउंटिंग है इसके दो एस्पेक्ट होते हैं. एक तो डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है. तो डेबिट साइड में क्या आता है और क्रेडिट साइड में क्या आता है पहले वो देख लेते हैं. एक तो होता है डेबिट साइड और दूसरा हो जाता है क्रेडिट साइड. सो डेबिट साइड में हमारे सारे असेट्स आ जाते हैं और अपने एक्सपेंसेस आ जाते हैं और लॉसेस आ जाते हैं. एंड क्रेडिट साइड में हमारी सारी लायबिलिटीज आ जाती है, जो भी बिजनेस की लायबिलिटी है, प्लस कैपिटल जो है ओनर का इनिशियल फंडिंग होता है, तो ये भी लायबिलिटी में काउंट होता है. देन जितने भी इनकम्स हो रहे हैं बिजनेस में वो, और गेंस, जो भी इनकम्स एंड गेंस हो रहे हैं. तो असेट साइड में क्या क्या आता है. असेट साइड में बैंक बैलेंस हो जाता है, बिल्डिंग हो जाता है, प्लांट मशीनरी. फिर उसके बाद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में, एक्सपेंसेस में आपका हो जाता है रेंट पेमेंट किया या वाटर एक्सपेंसेस किया, अदरवाइज टी एक्सपेंसेस है, जनरल स्टेशनरी के कुछ एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग कंपनी में कुछ प्रिंटिंग आप करवा रहे हैं तो प्रिंटिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस है, या कंकरेंट ऑडिटर आपका बैंक में काम कर रहा है तो उसका एक्सपेंसेस है, कुछ बिल पेमेंट किया आपने, तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके जो है वो डेबिट साइड में होंगे. और क्रेडिट साइड में लायबिलिटी में आपका लोन आ जाता है. जो भी कंपनी है उसकी सारी की सारी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसमें कवर हो जाती है. उसके बाद कैपिटल का मतलब कि आपका ओनर का इनिशियल फंडिंग जो होता है वो आपका कैपिटल हो जाता है और वो भी लायबिलिटी साइड में आता है. और जितने भी इनकम्स एंड गेंस, जैसे कि कुछ कमीशन आया, कुछ इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो ये सारे आपके इनकम्स एंड गेंस में कवर हो जाते हैं. सो स्टार्टिंग विद दिस सम, फर्स्ट सम हमने देखा है. सेकेंड सम ये है कि सेकेंड में क्या बोल रहा है. सेकेंड इलस्ट्रेशन में सबसे पहला, प्रणव गिव्स अ लोन ऑफ 500 टू नंदा को प्रणव ने 500 रुपये का लोन दिया. तो यहाँ पे क्या होगा, पहला हो जाएगा नंदा अकाउंट और दूसरा आपका प्रणव अकाउंट. दो अकाउंट बनेंगे और कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, तो ये आपको पहले देखना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में. तो ये एक पर्सन है इसलिए पर्सनल अकाउंट होगा. पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो यहाँ पे कौन रिसीव कर रहा है, नंदा रिसीव कर रही है पैसा, तो 500 रिसीव कर रही है, तो डेबिट द रिसीवर मतलब 500 से डेबिट करेंगे, प्रणव को 500 से क्रेडिट करेंगे. सेकेंड देखते हैं, शरद सेल्स गुड्स टू विलास 5000. तो यहाँ पे भी दो अकाउंट होगा, एक तो विलास अकाउंट हो जाएगा, दूसरा शरद अकाउंट होगा. तो ये भी आपका पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. इसके हिसाब से आपका यहाँ पे देखिए कि शरद सेल गुड, यहाँ पे गिवर कौन हो गया, शरद ने सेल किया गुड्स, जो भी सेल किया, तो शरद ने गुड्स सेल किए इसलिए वो शरद इज़ द गिवर. तो शरद गिवर हो गया, तो शरद यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, शरद का अकाउंट क्रेडिट एंड विलास का अकाउंट डेबिट. यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. आप अगर एक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरा उसका अपोजिट डेबिट, एक को क्रेडिट कर देते हैं दूसरा उसका डेबिट हो जाएगा. तो एक भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो सेकेंड ऑटोमेटिक बन जाएगा. फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि सुषमा विड्रॉ 10,000 फ्रॉम देना बैंक से सुषमा ने 10,000 विड्रॉ किया. तो सुषमा अपने अकाउंट में इसकी एंट्री कैसे करेगी, पहला तो सुषमा का अकाउंट हो जाएगा, दूसरा आपका देना बैंक का अकाउंट हो जाएगा. तो यहाँ पे देना बैंक देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी बैंक भी पर्सनल अकाउंट ही हो जाता है. पर्सनल अकाउंट के 3 कैटेगरी होते हैं, वो आप जानते हैं कि एक तो अपना सिंपल नेचुरल पर्सन हो जाता है, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन हो जाता है, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. तो बैंक या कोई भी कंपनी जो है वो आपका एंटिटी में आती है, आर्टिफिशियल पर्सन में आता है. तो ये भी पर्सनल अकाउंट है. तो पर्सनल अकाउंट का अगेन सेम गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो इसमें से आपका सुषमा ने पैसे विड्रॉ किए,
सुषमा ने पैसे और बैंक ने पैसे दिए तो क्रेडिट द गिवर, जिसने दिया बैंक ने दिया तो क्रेडिट द गिवर, एक भी आइडेंटिफाई किया तो दूसरा आप डेबिट कर लीजिए। देन सेकेंड आप हम देखते हैं अगला सम, इसमें है जयवंत परचेज फर्नीचर वर्थ 5000 फॉर कैश। यहाँ पे मेंशन है कि कैश, क्रेडिट में नहीं लिया है, कैश में लिया है, तो पहला फर्नीचर अकाउंट बनेगा, दूसरा कैश अकाउंट बनेगा। कैश का आप जानते हैं रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे जयवंत ने जब परचेज किया तो इसने मतलब एक्सपेंसेस किया, फर्नीचर ख़रीदा तो इसके पैसे गए, तो 5000 का ख़रीदा तो डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज़ आउट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट वोट, कैश उसका चला गया तो क्रेडिट वोट गोज़ आउट, तो क्रेडिट में आप 5000 लिखेंगे और फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे। देन यहाँ पे है प्रसाद परचेज गुड्स वर्थ 5000 फ्रॉम राम। राम से प्रसाद ने 5000 का सामान गुड्स खरीदा, तो यहाँ पे आपका गुड्स अकाउंट आ जाएगा और राम अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे प्रसाद के बुक में एक तो गुड्स अकाउंट आएगा, एक राम अकाउंट आएगा। तो प्रसाद ने परचेज किया गुड्स वर्थ 5000, 5000 का उसने ख़रीदा। सो हम लोग जानते हैं कि गुड्स जो है वो असेट, कौन सा असेट होता है, वो रियल अकाउंट होता है। इम्पर्सनल अकाउंट में रियल होता है। इम्पर्सनल में दो तरीके का अकाउंट होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में असेट्स आ जाते हैं, जितने भी टैंजिबल और इनटैंजिबल असेट है। तो गुड्स भी तो आपका असेट है, फर्नीचर, कैश, बिल्डिंग, स्टॉक में ही गुड्स आ जाएगा आपका, तो गुड्स आपका रियल अकाउंट में आ जाएगा। तो गुड्स आपके पास जो यहाँ पे देखिए गुड्स कम्स इन, गुड्स आपके पास आ रहा है, तो ये गोल्डन रूल क्या है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए गुड्स अकाउंट डेबिट और राम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देन आपका सुरेश रिसीव 5000 फ्रॉम रमेश। सुरेश के पास पैसा आ रहा है, ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे। एक तो आपका जो है सुरेश रिसीव 5000, तो ये कैश रिसीव कर रहा है ना, तो यहाँ पे सुरेश के बुक्स में एक कैश अकाउंट होगा, एक रमेश अकाउंट होगा। तो यहाँ पे कैश का केस क्या होगा कि रियल अकाउंट में जाएगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है सुरेश के पास, इसलिए ये कैश अकाउंट डेबिट होगा और इसका अपोजिट आप रमेश अकाउंट क्रेडिट करिए। देन नेक्स्ट है, और ट्रेडर पे 1500 टू हिज मैनेजर एज अ सैलरी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ नॉमिनल का केस आ जाएगा। जब भी पेमेंट किया, यहाँ पे कोई भी ट्रेडर है या आप अपना सोचिए कि आपने 1500 रुपये अपने मैनेजर को एज अ सैलरी पे किया, तो यहाँ पे एक तो सैलरी अकाउंट, आपने कैश पे किया तो कैश अकाउंट। तो सैलरी इज़ द नॉमिनल, तो नॉमिनल का केस क्या हो जाता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो डेबिट आपने पे किया, आपका एक्सपेंसेस हो गया, इसलिए सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे 1500 से, तो यहाँ पे आपका ये सैलरी अकाउंट डेबिट और ये कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देन लास्ट सम है, रमनीक लाल पेज रेंट 500 टू द प्रॉपर्टी ओनर। किसी प्रॉपर्टी ओनर को 500 रुपये रेंट पे किया, तो एक रेंट अकाउंट बन जाएगा, एक कैश अकाउंट बन जाएगा। कैश पे किया है ना, 500 उसने पे किया है, तो यहाँ पे फिर से आपका जो हो जाएगा, किसी एक का भी ले लीजिए, या तो आप रेंट अकाउंट का ले लीजिए या तो कैश का ले लीजिए। चलिए यहाँ पे कैश का लेते हैं। तो कैश अकाउंट का क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो यहाँ पे रमनीक लाल के अकाउंट में आपको दे पे रेंट ऑफ 500 टू द प्रॉपर्टी ओनर। किसी एक प्रॉपर्टी ओनर को 500 रुपये पे किया मतलब जो भी क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, पे किया मतलब उसके पास से पैसे चले गए, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये सम का हो गया। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ कैश बुक। कैश बुक के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सो कैश बुक में बी डिफाइंड एज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन कंसर्निंग कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। जितना भी हम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर जितने भी कैश रिसीव हुई है और पेमेंट हुई है उसकी रिकॉर्डिंग होती है। कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों सेम होता है, वो कैसे हम उसको अभी देखेंगे। जब हम कैश अकाउंट में ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की थी, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट में हमने जब ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की थी, तो यहाँ पे जितने भी कैश, जैसे कि आपका टू सेल्स या माधव, जो भी अमाउंट यहाँ पे दिया है,
जितने भी कैश आपके रिसीव हुए थे वो सब डेबिट साइड में, और जितने भी कैश पेमेंट हुए हैं, जैसे परचेज किया तो आपने पे किया तो आपने उसको क्रेडिट साइड में लिखा। जितने भी कैश रिसीव होंगे, रिसिप्ट साइड डेबिट साइड एंड पेमेंट साइड विल बी क्रेडिट साइड। सो कैश बुक को जो है, कैश को हम लोग कैश बुक को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री भी कहा जाता है। इसे ड्यूअल बुक कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कैश बुक अलग से आपको जो है जनरल एंट्री उसकी करनी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक इसकी लेजर एंट्री बन जाती है। तो आसान तरीके से याद रखने के लिए आप सिर्फ गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट को ध्यान में रखिए। कैश बुक जब भी आपको बनाना है तो आपको रियल अकाउंट का गोल्डन रूल याद है, जहाँ डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। जो भी कैश आपके पास आया तो कैश बुक को डेबिट करेंगे, और जो भी कैश आपके पास से गया तो उसे हम क्रेडिट में दिखाएंगे, क्रेडिट करेंगे। अब हम इसके फीचर्स को देख लेते हैं। पहला फीचर है कि सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होता है। सेकेंड फीचर ये बोलता है कि इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है, क्योंकि कैश से रिलेटेड एंट्री एक साथ इसमें होती है तो अलग से आपको लेजर क्रिएट करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। थर्ड है ऑल कैश रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड एंड वही बात बोला है कि जितने भी आपने रिसिप्ट किया कैश का वो डेबिट साइड में, और जितने भी पेमेंट किए हैं वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देन इट रिकॉर्ड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन। जनरल इतनी आपने देखा था कि हर एक तरह के ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें एग्जांपल अगर लेंगे आप तो अब देखिए, हम लोग जब भी स्कूल की पढ़ाई करते थे उस टाइम में एक रफ़ बुक होती थी और बाकी सब्जेक्ट वाइज बुक होते थे। तो रफ़ बुक आपका जो है वो आप समझ सकते हैं कि जनरल एंट्री है, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का एंट्री आप कर सकते हैं। बट डिफरेंस यही है कि जनरल एंट्री में डे बाय डे हर एक चीज़ों की एंट्री इंक्लूडिंग कैश सबकी एंट्री होती है, और कैश बुक में ओनली कैश, नाम से ही सजेस्ट करता है कि सिर्फ कैश रिलेटेड एंट्री ही आप कैश बुक में करेंगे। देन है ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली इन कैश बुक। वही बात बोला है कि हर एक दिन का ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकली करना है, जैसे एक के डेट का किया फिर सेकेंड का किया। ऐसा नहीं कि आपने 30 के डेट का कर दिया फिर आपने 29 का किया फिर 5 का किया या 4 का किया। सो एक सीरियल वाइज आपको मेंटेन करना है, स्टार्ट टू एंड आपको डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल उसका आपको एंट्री करना है। देन यहाँ पे 3 टाइप के कैश बुक होता है। पहला होता है सिंपल, और दूसरा होता है डबल, एंड तीसरा होता है थर्ड कॉलमनर। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि फर्स्ट तो सिंपल होता है, सिंगल कॉलम ही होता है, इसमें सिर्फ अमाउंट लिखा जाता है। सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक ऑर्डिनरी कैश बुक की तरह होता है। यहाँ ऑल कैश रिसीप्ट लेफ्ट साइड में और ऑल कैश पेमेंट राइट साइड में लिखा जाता है। सिंपल कैश बुक यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मेट है कि सिर्फ अमाउंट आपको जो है, जितने भी अमाउंट आपका डेबिट हुआ, जितने भी अमाउंट आपके क्रेडिट हुए, वो दोनों साइड में आपको लिख देना है। और बाकी तो डेट, पर्टिकुलर, लेज़र फोलियो या आर नंबर या वाउचर नंबर आप बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे ही लिखे रहेंगे। उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है कि डेट क्या रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर क्या रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे देखिए एक ट्रांजेक्शन करके बताया है। यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन किया है कि कैश रिसीव फ्रॉम रमेश 500 रुपये कैश रिसीव हुई। तो रिसीव हुई तो कौन से साइड में होगा, डेबिट साइड में होगा, तो ये डेबिट साइड में लिखा है। और पेड रेंट 1000 पे किया तो ये क्रेडिट साइड में लिखा है। ये सिंगल का, सिंपल का आपको बताया है। देन इसके सोर्सेस बताए हैं कि सोर्सेस ऑफ राइटिंग द कैश बुक। तो कैश बुक के डेबिट साइड और रिसिप्ट साइड, जिसे हम लोग पेमेंट साइड भी बोल सकते हैं, डेबिट साइड और रिसिप्ट साइड भी कैश बुक के डेबिट साइड को रिसिप्ट साइड बोलते हैं। जो आपका डेबिट साइड है वही रिसिप्ट साइड है। देखिए डेबिट साइड, और जितने भी कैश रिसीव हुए वो डेबिट साइड, जितने भी कैश पेमेंट हुए वो क्रेडिट साइड। सो यहाँ पे जितने भी कैश रिसीव हुए उसे रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड में। और किसी भी बिजनेस में जब भी हम गुड्स बेचते हैं तब तो कुछ तो कैश मिलता है, अदरवाइज कोई पर्सन चेक पेमेंट भी करता है। तो इन दोनों में मेन सोर्स ऑफ रिसिप्ट कहा जाता है, जैसे या तो कैश पेमेंट या तो चेक पेमेंट। यही किसी भी बिजनेस में यही 2 पेमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा देखे होंगे, तीसरा पेमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इन दोनों को मेन सोर्स ऑफ रिसिप्ट कहा जाता है। जब भी बिजनेस मैन कैश रिसीव करता है
तो एक ऑफिशियल रिसिप्ट कस्टमर को इशू करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं कि जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, या चलो मेडिसिन खरीदने गए हम दुकान पे और उसकी पेमेंट करते हैं हम, तो हम डिमांड करते हैं कि आप मुझे बिल दे दो। तो इसका मतलब कि दुकानदार ने जो भी कैश रिसीव किया है उसका एक रिसीट देगा हमें, एक बिल देगा हमें कि हमने कैश रिसीव किया, और वह उस डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में एंट्री कर लेगा, उसके डेबिट साइड में एंट्री कर लेगा उसका, क्योंकि उसने कैश रिसीव किया, इसीलिए वो डेबिट साइड में एंट्री करेगा। और वही दुकानदार जब अपनी दुकान का रेंट पेमेंट करेगा तो वो उसको पेमेंट किया ना कैश का किसी और को, तो वो उसको उसने अपने क्रेडिट साइड में एंट्री कर लेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी पोस्टिंग ऑफ कैश बुक। पोस्टिंग द कैश बुक का मतलब क्या होता है? कैश बुक ऑलरेडी कैश का लेजर अकाउंट होता है, सो हमें फिर से एक अकाउंट, कैश अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो अगर हम सबसे पहले एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर जनरल एंट्री करते वक्त ओपनिंग कैश की एंट्री नहीं की गई थी। यहाँ पे जब आप एग्जांपल देखेंगे फर्स्ट वन, यहाँ पे आपको जनरल की एंट्री, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री यहाँ पे नहीं की गई है। वहीं आप यहाँ पे देखेंगे कि कैश में, क्योंकि कैश है तो ये ओपनिंग बैलेंस 15,000 से इसकी एंट्री की गई है। और इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में 8 तारीख के डेट का ये ट्रांजैक्शन जो देखेंगे 8 के डेट का, तो ये करते वक्त मैंने बोला था कि यहाँ पे पिंटो ने गुड्स परचेज किया है। दैट वाज रॉन्ग एक्चुअली, वो स्लिप ऑफ टंग था, क्योंकि यहाँ पे पिंटो इनवॉइस गुड्स किया है, पिंटो ने गुड्स भेजा है बिल के साथ, मतलब पिंटो ने सेल किया है, हमने ख़रीदा है, हमने गुड्स को ख़रीदा है और पिंटो ने यहाँ पे सेल किया है। तो यहाँ पर 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो परचेज अकाउंट और दूसरा पिंटो अकाउंट। तो परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो हमने कुछ गुड्स परचेज की और पेमेंट किया तो वो हमारा एक्सपेंसेस हो गया, दैट्स वाई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड पिंटो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आप अब देखेंगे 8 तारीख के डेट में तो परचेज अकाउंट डेबिट एंड पिंटो अकाउंट क्रेडिट 8,000 से हो गया है। तो ये एक रेक्टिफिकेशन था फर्स्ट पार्ट का। देन बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक हम देखेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक क्या होता है। तो कैश बुक को बैलेंस कैसे किया जाता है? छोटे छोटे बिजनेस में मंथली बेसिस पे कैश बुक बैलेंस होता है, पर बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो डेली बेसिस पर ये कैश बुक को बैलेंस करती है। और इसमें ये मेंशन है कि एंड ऑफ द मंथ जब भी आप कैश बुक को क्लोज करते हैं तो आपका दोनों साइड, डेबिट साइड प्लस क्रेडिट साइड, दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए। तो जैसे कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक हमेशा क्रेडिट साइड से ज़्यादा रहता है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि दिया रहेगा कि डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज़ ऑलवेज मोर दैन द क्रेडिट साइड। वो क्यों रहता है? क्योंकि हमारे पास जितना पैसा अवेलेबल है उतना ही हम पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये आती है तो आप 50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन डेबिट साइड में वो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपके पास जो है कुछ इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आ सकता है, मतलब रिसीव आपके पास हो सकता है तो वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपने जो आपके पास जितना पैसा अवेलेबल है उतना ही पेमेंट कर सकते हैं, इसीलिए पेमेंट साइड, इसलिए क्रेडिट साइड ज़्यादा नहीं हो सकता। पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड, मतलब आपके हाथ में जितना पैसा है उतना ही आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अब डेबिट साइड को ज़्यादा और डेबिट साइड को जो ज़्यादा बैलेंस है उसे डेबिट बैलेंस कहा जाता है। और अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री करते समय कैश बुक के पेमेंट साइड में इंटर किया जाता है बाय राइटिंग द वर्ड बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरीड डाउन। यहाँ पे देख लीजिए आप, बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन करके इसको लिखा जाता है पेमेंट को बैलेंस करने के लिए। और इसे फिर नेक्स्ट डे डेबिट साइड में लिखा जाता है बाय राइटिंग द वर्ड टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। तो ये प्रैक्टिकली कैसे होता है आगे हम लोग को देखने को मिलेगा, जब भी हम लोग कैश बुक की एंट्री करेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा। सो आफ्टर दिस बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक हम लोग देखेंगे कि सिंगल हमने देखा सिर्फ अमाउंट था, सिंगल का फॉर्मेट हमने देखा सिर्फ अमाउंट लिखा है कि दोनों साइड में डेबिट एंड क्रेडिट साइड में। डबल में फ़र्क ये हो जाता है कि यहाँ पे एक डिस्काउंट कॉलम ऐड हो जाता है, अमाउंट प्लस डिस्काउंट, अमाउंट प्लस डिस्काउंट। और थर्ड में आपका एक बैंक कॉलम ऐड हो जाएगा।
तो हम लोग सिंगल के केस में तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अमाउंट जो आया डेबिट है कि क्रेडिट है वो साइड में लिख दिया। डबल के कॉलम में हमें डिस्काउंट ऐड हो जाता है। तो इसका एक प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5, कि ओपनिंग बैलेंस 11,000। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कैश में 11,000 है, तो कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। इट मीन्स 11,000 रुपये एज अ कैपिटल हमारे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट कॉलम में 11,000 का एंट्री हो जाएगा। कैश बुक है, इसके कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 11,000 का आपको एंट्री यहाँ पे मिलेगा। फिर सेकेंड आपको क्या बोलता है कि सोल्ड गुड्स टू शरद 3,000 एंड रिसीव हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश आफ्टर अलाउिंग 5% कैश डिस्काउंट। सो यहाँ पे शरद को गुड्स बेचा 3,000 रुपये का, लेकिन शरद ने हमें हाफ पेमेंट किया। इसका मतलब कि 1,500 रुपये दिया, बट हमने उसे 5% का डिस्काउंट दिया। तो इसका मतलब कि 1,500 पे 5% मतलब 75 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। तो 75 रुपीज़ आप 1,500 में से माइनस कर देंगे, 1,500 में से 75 रुपये माइनस करेंगे तो 1,425 रुपये जो है, 1,425 रुपीज़ जो है आपके पास आएगा। और अगेन वी आर रिसीविंग द कैश, तो 1,425 डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि जो भी कैश रिसीव होगा वो डेबिट साइड में जाएगा। और 75 रुपये डिस्काउंट अलाउ, तो डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव, आप ये डबल कॉलम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे डिस्काउंट ऐड हुआ है, तो जो भी डिस्काउंट अलाउ करेंगे, यहाँ लिखा है देखिए, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव अकाउंट आर ओपन इन द लेजर एंड टोटल डिस्काउंट कॉलम इज पोस्टेड इन द अकाउंट। तो जो भी आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं उसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो भी आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं उसे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इतना ध्यान में रखिए। सो यहाँ पे 5% का डिस्काउंट मतलब 1,425 रुपीज़ को आप डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और 75 रुपये डिस्काउंट अलाउ किया तो वो भी डेबिट साइड में एंट्री होगा उसका। तो हम लोग देख लेते हैं कि 1,425 कैश के डेबिट साइड में और डिस्काउंट के डेबिट साइड में 75 रुपीज़ का डिस्काउंट जो मिला वो लिखा गया। और नरेशन आपका जो दिया गया कि टू शरद अमाउंट रिसीव आफ्टर अलाउइंग 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है 7 के डेट में 7 तारीख को, दिसंबर 7 को, परचेज गुड्स फॉर कैश 2,700। तो अब 2,700 का गुड्स ख़रीदा हमने, पेमेंट की, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। आपको पता है कि जब भी हम पेमेंट करते हैं तो कैश का क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो मतलब 2,700 रुपये क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगा। इसका एंट्री 2,700 रुपये का क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगा कि आपने परचेज किया 2,700 का। देन आपका आता है पेड फॉर नवंबर ऑफिस रेंट 600 रुपीज़। तो 600 रुपये का रेंट पेमेंट किया, तो फिर से क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। ये जो 2,700 का भी आपका क्रेडिट हुआ था और ये भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे आपने परचेज किया था तो आपने पे किया था, यहाँ पे रेंट पे किया तो फिर भी आपने पेमेंट किया, तो ये दोनों आपका क्रेडिट हो जाएगा। देन आता है कैश, देख लीजिए आप 600 का क्रेडिट साइड में आपका रेंट का एंट्री हो जाएगा। देन आपका आता है कैश बिकॉज ऑफ सेल ऑफ मशीनरी 3,000। तो 3,000 का एक मशीनरी बेच दिया और इससे आपके पास या हमारे पास 3,000 रुपये रिसीव हुए, तो डेबिट साइड में एंट्री होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए 3,000 डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगा। ठीक है, इसका 3,000 का डेबिट साइड में आपको मशीनरी सेल का यहाँ पे डेबिट साइड में एंट्री दिखेगा। देन वैसे ही आपका ये आप कर लेंगे, नहीं तो चलिए ठीक है कर लेते हैं इसको, हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पेड टू माधुरी 180 एंड रिसीव डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज़। मतलब यहाँ पे 180 रुपये माधुरी को पे किया, मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जब पेमेंट किया तो माधुरी को आपने पे किया, तो क्रेडिट व्हाट जो आपके पास से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड में 100 रुपये का एंट्री होगा। और 20 रुपये का डिस्काउंट मिला आपको, यहाँ पे 20 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्रेडिट साइड में भी वो डिस्काउंट कॉलम में आपको क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री हो जाएगी। तो 180 रुपये यहाँ पे क्रेडिट साइड में और डिस्काउंट कॉलम में आपको 20 रुपये की एंट्री हो जाएगी। देन नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम पायल 290 आफ्टर अलाउिंग हर डिस्काउंट ऑफ ₹10। सो 290 आपके पास आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका मतलब कि 290 डेबिट साइड में कैश अकाउंट में इंटर होगा और आप 10 रुपये डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो ये 10 रुपये डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउ में एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 290 और 10 रुपये आपका यहाँ पे डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपका आता है
रिसीव फॉर कैश सेल्स 2000 आपके पास आया तो अगेन डेबिट साइड में इसकी एंट्री होगी। फिर नेक्स्ट आता है सेटल मदन अकाउंट 3000 आफ्टर डिस्काउंटिंग एडजस्टिंग डिस्काउंट ऑफ 10%। यहाँ पर मदन ने आपको बोला कि 10% का डिस्काउंट देता हूँ, आप फुल सेटलमेंट कर दो। तो अपने 10% मीन्स 300 रुपये का डिस्काउंट मिला, 3000 पे 10% निकालेंगे तो 300 रुपये हो जाएंगे, तो 2700 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपने 2700 रुपया पे किया तो आपके पास से पैसे जा रहे हैं, तो आपका रियल अकाउंट का कैश का क्या होता है, कैश रियल अकाउंट होता है, इसका रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट साइड में इसका एंट्री होगा, और 300 डिस्काउंट अमाउंट जो है वो भी क्रेडिट साइड में डिस्काउंट के, क्योंकि डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है तो ये भी आपका क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे 2700 रुपये की एंट्री और 300 रुपये की एंट्री यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड में हो गया। देन नेक्स्ट है पेड इनटू कैश इन एक्सेस ऑफ 100 रुपया। तो आपने पेड इनटू बैंक कैश इन एक्सेस ऑफ 100 रुपया, तो यहाँ पे 100 रुपया आपने पेमेंट कर दिया। फिर भी जब भी पेमेंट की बात आती है तो आपका क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाता है। ये हो गया आपका डबल सिस्टम के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक क्या होता है? सो 3 कॉलम नार में क्या होता है, 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। पहला तो होता है अमाउंट, जो भी कैश पेमेंट किया रिसीव किया, दूसरा होता है डिस्काउंट, और तीसरा होता है बैंक। तो यहाँ पे सेपरेट बैंक अकाउंट लेज़र में ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बैंक अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट ही आप कंसीडर करेंगे। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यही रूल फॉलो करेंगे। कैश अकाउंट के केस में रियल का आप फॉलो करेंगे कि रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, और डिस्काउंट अलाउ करेंगे। जब भी डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो डेबिट साइड में, जब भी डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो आप क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री करेंगे। तो सिर्फ ये चीज़ों को ध्यान में रख के आपको थर्ड कॉलमनार कैश बुक का एंट्री करना है। तो इसके भी यहाँ पे जो मेंशन है इसी का कॉन्सेप्ट मेंशन है, और इसका फॉर्मेट आप देख लीजिए कि आप एक अमाउंट था और उसके बाद एक डिस्काउंट था, और थर्ड आपका आ गया बैंक। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड में आपका ये तीनों कॉलम बढ़ गया है। तो कैश बुक, ये कैश बुक जो है इसको समझना बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर टोटली इसी पे है। बैंक रिकन्सिलिएशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका समझ में आएगा कि एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर जो बैंक रिकन्सिलिएशन है उसमें हम लोग देखेंगे कि कैश बुक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है कॉन्ट्रा एंट्री की। इसका मतलब अपोजिट एंट्री करना होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों ही इन्वॉल्व होता है, जैसे जब हम लोग ये सम करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रांजैक्शन में कि एक ही ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों हैं, तो इसकी एंट्री कैश बुक के दोनों साइड में होती है, और एक कैश अकाउंट में और दूसरा बैंक अकाउंट में होता है। ओबियसली ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो अपोजिट साइड में ही एंट्री होगी। तो और हमने ऑलरेडी देखा है कि डिस्काउंट का केस क्या होता है, डिस्काउंट अलाउ होता है और डिस्काउंट रिसीव होता है। तो बैंक हो गया, डिस्काउंट हो गया और अमाउंट हो गया। तो अब हम लोग ये सम कर लेते हैं। ये सम में क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द 3 कॉलमनार कैश बुक ऑफ ममता, बैलेंस इट एंड पोस्ट द एंट्रीज। मतलब ये कैश बुक बनाने के बाद पोस्ट द एंट्रीज जब भी बात करेगा तो लेज़र भी बनाना है, पोस्टिंग उसकी जो लेज़र में करना है। तो यहाँ पे देखिए ममता है या ABC है, XYZ है, ये सब कुछ ध्यान में नहीं रखना है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये मेरा बुक मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और उस हिसाब से सोचिए और उसके बाद एंट्री करिए, तो आसान हो जाएगा समझने के लिए। तो 2013 ईयर में दिसंबर में सबसे पहला एंट्री है फर्स्ट डेट का। ओपनिंग बैलेंस कैश 3000 और बैंक 12000। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है तो इसे आपने गोल्डन रूल अप्लाई किया है। इसने कैश रियल अकाउंट है, इसका गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो और बैंक पर्सनल अकाउंट है तो इसमें डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, आपका 3000 कैश अकाउंट में आपका डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगा, और बैंक अकाउंट में आपका 12000 का एंट्री हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में 3000 आपका कैश में, 3000 आपका कैश में और 12000 आपका बैंक अकाउंट में एंट्री हो जाएगा। देन सेकेंड देखते हैं हम लोग, रिसीव फ्रॉम अजय
कैश 500 एंड चेक 1500। तो यहाँ टोटल कितना रिसीव हुआ, 2000 रिसीव हुआ ना, इसलिए कैश बुक में इसकी एंट्री होगी। कैश बुक में 2000 आपके पास आया तो कैश रियल अकाउंट है और उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो 2000 कैश बुक के डेबिट साइड में और कैश अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। अब 1500 रुपये का चेक आया, इसके केस में क्या है, 500 रुपये कैश और 1500 का चेक है। तो 1500 रुपये का चेक आया तो आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उसे पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल आपको पता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए ये 1500 रुपये की एंट्री आपको जो है बैंक अकाउंट में करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री होगी और बैंक अकाउंट के अपोजिट साइड में कैश अकाउंट होंगे। तो इतना सब मैंने बोला शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, बट चलिए हम लोग इसकी एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये 2000 की एंट्री है और यहाँ पे आप देखिए कि 2000 का एंट्री आपको कैश अकाउंट में डेबिट साइड में आपको दिखाया गया है, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास 500 रुपये कैश और 1500 का चेक आया। तो सबसे पहले 2000 डेबिट व्हाट कम्स इन आपके पास जो आया 2000 का कैश बुक में एंट्री कर दिया। उसके बाद जो कॉन्ट्रा एंट्री की बात हो रही थी तो 1500 आप बैंक अकाउंट में, आप बैंक में जाके उस चेक को डिपॉजिट करेंगे टू कैश। चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिया तो बैंक क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक रिसीव कर रहा है इसको 1500 रुपये, 1500 का चेक रिसीव कर रहा है तो डेबिट द रिसीवर, इसीलिए बैंक के डेबिट साइड में डेबिट द रिसीवर को हम लोग डेबिट करेंगे 1500 रुपये से और इसका कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए हम लोग लेटर सी का यूज़ करते हैं, तो इसका अपोजिट साइड में कैश अकाउंट में आपको 1500 रुपये से, आपके कैश अकाउंट में 1500 रुपये से इसको क्रेडिट दिखाना है, कॉन्ट्रा एंट्री दिखाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन क्या आता है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिटेड इनटू बैंक पेड टू नवजोत बाई चेक ₹450 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 470। अब यहाँ पे देखिए कि अजय से आपने चेक रिसीव किया 1500 रुपये का, आपने बैंक में उसको डिपॉजिट कर दिया। अब नवजोत को आपने 450 रुपये का चेक इशू किया और 470 आपने नवजोत से 470 रुपये का कुछ सामान ख़रीदा था और आपने, नवजोत ने बोला चलो तुम एक सेटलमेंट कर रहे हो फुल अमाउंट एक साथ, तो मैं 20 रुपये का डिस्काउंट तुमको दे देता हूँ। तो आपको 20 रुपये का डिस्काउंट नवजोत की तरफ से मिला, तो 450 रुपये जो है आप उसको चेक इशू कर रहे हैं। अब यहाँ अजय से जो चेक रिसीव हुआ था उसे आपने बैंक में डिपॉजिट किया और आपने नवजोत के पास 450 रुपये का चेक इशू किया। आपने जो मैंने बताया कि कुछ भी ख़रीदा था तो 20 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। जो भी डिस्काउंट रिसीव, आपको पता है कि 20 रुपये का डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि हमने डबल कॉलमनार कैश बुक में देखा था कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड में लिखते हैं और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड में दिखते हैं। तो अब 450 का चेक जो इशू किया है मीन्स बैंक अकाउंट में 400 रुपये जाएगा। बैंक के अकाउंट से जो भी आप किसी को चेक देंगे तो आपका बैंक अकाउंट ही तो डेबिट होगा, इसलिए बैंक गिवर हो जाएगा। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे तो क्रेडिट द गिवर, इसलिए 450 रुपये क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 450 रुपये इसकी एंट्री, चेक आपने 1500 का दिया अजय, वो तो डिसऑनर हो गया, उसका केस है आपका। यहाँ पे देखिए 450 रुपये का नवजोत का बाई नवजोत पेमेंट इन फुल सेटलमेंट 470 का जो आपने सामान खरीदा था उसका 450 रुपया यहाँ पे बैंक में क्रेडिट साइड में आपने एंट्री की और डिस्काउंट रिसीव हुआ आपको, नवजोत ने आपने 20 रुपये का डिस्काउंट दिया तो वो 20 रुपये आपने क्रेडिट साइड में लिखा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि कैश सेल्स मेड फॉर 6000 रुपीज़, 6000 रुपये का कैश आपने सेल किया, आपने कुछ सेल किया। तो कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपके पास गुड्स बेचे तो 6000 रुपये आपके पास आया, इसलिए 6000 आप डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट में लिखेंगे, 6000 आप डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट में यहाँ पे आपने लिख दिया। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 2000, तो अनिल से आपने 2000 का परचेज किया, मतलब कैश आपके पास से गया तो आप कैश के गिवर हो गए, इसलिए डेबिट व्हाट गोज़ आउट, इसलिए आप 2000 को क्रेडिट साइड ऑफ गोज़ आउट, मतलब आपके पास से कैश चला गया ना, तो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक
कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो 2000 रुपीज़ आप यहाँ पे अनिल से परचेज करके नरेशन देके और आप क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे 2000, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सारी एंट्रीज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5000, चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिसऑनर। यहाँ भी आपका कॉन्ट्रा एंट्री बनेगा, यहाँ भी आपका 2 एंट्री बनेगा। तो यहाँ फिर से कैश और बैंक अकाउंट एक ही ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री का केस है, 5,000 रुपये आपको बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब आपके पास से 5,000 रुपये गए। तो क्रेडिट साइड में क्रेडिट द गिवर, मतलब क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट में 5,000 की एंट्री हो जाएगी। और क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री का केस है तो इसे अपोजिट लेजर फोलियो में भी लेटर सी लिख के आपको बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 5,000 रुपये की रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपने 5,000 कैश डिपॉजिट किया, तो कैश साइड में आपने एंट्री किया। और यहाँ पे फिर देख लीजिए कि डिसऑनर हुआ, चेक डिसऑनर हुआ ना, 1500 का जो चेक अजय ने दिया था वो डिसऑनर हो गया और कॉन्ट्रा एंट्री आपने बैंक अकाउंट में यहाँ पे दिया। अब जो अजय ने आपको चेक दी थी वो डिसऑनर हो गई, तो 1500 रुपये का चेक आपको देगी, तो क्रेडिट द गिवर यहाँ पे बैंक आपको रिटर्न करेगी ना, चेक 1500 रुपये का चेक रिटर्न करेगी, इसलिए 1500 रुपये आप बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक आपको रिटर्न कर रही है कि बैंक गिवर हो गई, इसलिए वो बैंक के क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, रिसीव अ चेक फॉर 2100 फ्रॉम सुनील, फुल सेटलमेंट ऑफ 2200। ये देखिए, ये जो कैश बुक का एंट्री है, सिर्फ एंट्री कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कुछ एंट्री थोड़े रॉन्ग भी हैं, यहाँ पे डिस्काउंट में दिया गया है, यहाँ पे कुछ और है जो मैं आगे आपको बताऊँगी। इसका टोटलिंग हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आगे ही यहाँ मिस्टेक है, तो टोटलिंग में टोटल अमाउंट बराबर नहीं आएगा। वैसे भी एग्ज़ाम में टोटलिंग नहीं पूछते, तो उसके लिए निश्चिंत रहना है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी 2100 रुपये का रिसीव अ चेक फॉर 2100 फ्रॉम सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ 22, यहाँ पे डिस्काउंट का केस आपका आ जाएगा। यहाँ का डिस्काउंट का केस है, जब भी फुल सेटलमेंट कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिल रही है, बट यहाँ पर आप सुनील को 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब आपको सुनील ने 2100 रुपये का कुछ ख़रीदा था, चेक दे दिया और आपने उसको बोला कि ठीक है 100 रुपये का आप डिस्काउंट ले लो, 2100 ही दे दो। तो डिस्काउंट अलाउ आपका डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, और 2100 रुपये आपके पास आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए इसे डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपने डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में और डिस्काउंट अलाउ किया, तो 100 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे आपने डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट में लिख दिया। फिर नेक्स्ट है, इंडोर्स सुनील्स चेक टू विनोद इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2150। अब क्या किया, सुनील ने जो आपको 2100 का चेक दिया, उसी चेक आपने क्या किया, उसी चेक को आपने इंडोर्स कर दिया विनोद को, मतलब आपने ट्रांसफ़र कर दिया। 2150 का आपने कुछ ख़रीदा था, तो आपने उसको बोला, विनोद ने बोला कि ठीक है 2100 का चेक देता हूँ, आप 50 रुपये का मुझे डिस्काउंट दे दो। तो सुनील ने आपको 2100 का जो चेक दिया था वहीं आपने विनोद को इंडोर्स कर दिया, आपने विनोद के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया फॉर द फुल सेटलमेंट ऑफ 2150 रुपीज़। इट मीन्स आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो आप 50 रुपये क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और 2100 रुपये जो है आपके पास से गया तो क्रेडिट द गिवर, इसलिए 2100 रुपये क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट में लिखा जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2100 आप क्रेडिट साइड में, या 50 रुपये का डिस्काउंट आपका क्रेडिट साइड में लिखा जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, बैंक डिपॉजिट 20 टू आर बैंक चार्ज। बैंक ने चार्जेस ले लिया 20 रुपया, बैंक ने चार्जेस, बैंक चार्जेस को हमेशा क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में आपका बैंक चार्जेस, तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कॉलम में लिख दिया है, ये बाई मिस्टेक हुआ है, डिस्काउंट में नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 20 रुपये आपका आना चाहिए था, तो ये एक बाई मिस्टेक हुआ है। देन है कि सबा डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक अ चेक ऑफ 3500, बैंक क्रेडिटेड 250 इन पासबुक टुवर्ड इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक पेड इंश्योरेंस। 3 केस आ रहे हैं इसमें। एक तो सबा ने आपके अकाउंट में 3500 रुपये का चेक डिपॉजिट कर दिया, दूसरा कि कोई आपका इन्वेस्टमेंट था, वहाँ से आपको 250 रुपये बैंक में क्रेडिट हो गए, और एक आपने ECS करा रखा था इंश्योरेंस प्रीमियम जाने का, तो 300 रुपये जो है आपके अकाउंट से चले गए। सो सबा ने आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली एक चेक डिपॉजिट किया, तो बैंक ने रिसीव किया, और बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल डेबिट द रिसीवर मीन्स बैंक अकाउंट 3500 रुपये से डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एंट्री देख लीजिए, सबा का एंट्री आप देखेंगे तो डेबिट साइड में 3500 रुपये से इसका एंट्री हो गया। देन आपने इन्वेस्टमेंट किया और उससे आपको 250 रुपये इंटरेस्ट मिला,
तो बैंक अगेन रिसीवर हुआ, इसलिए 250 रुपये बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। बट यहाँ पे देखिए कि 250 रुपये की एंट्री जो है ये डिस्काउंट के कॉलम में किया गया है। यहाँ पे आप देखिए तो ये एक रॉन्ग है बाई मिस्टेक, ये डिस्काउंट नहीं है, ये तो बैंक में रिसीव हो रहा है 250 रुपये। आपके जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे उसके रिटर्न जो है आपके बैंक में आ रहा है, इसलिए ये बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा। एंड एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के बेस पे बैंक ने 350 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम जो है आपके बिहाफ में पे किया, इसलिए 300 रुपये का एंट्री क्रेडिट द गिवर, मतलब आपके बिहाफ में पेमेंट किया गया ना, तो क्रेडिट द गिवर, बैंक गिवर हो गया तो बैंक क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे देखिए 300 रुपये आपका यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है बैंक के क्रेडिट साइड में। सो उसके बाद नेक्स्ट आता है परचेज ऑफ स्टेशनरी। 100 रुपये का स्टेशनरी परचेज किया गया, तो इसकी एंट्री बाई परचेज ऑफ, परचेज मतलब जब भी आप परचेज करते हैं तो ये आप पेमेंट करते हैं, आपका ये जो है आपके पास से पैसा चला जाता है, तो ये आपका क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है चेक रिसीव फ्रॉम एजाज अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट 10,000 का चेक रिसीव हुआ, एजाज से 10,000 का चेक रिसीव हुआ। तो जब भी चेक आपके अकाउंट में पैसा आता है, तो आपने देखा यहाँ पे सबक 21 में कि 3500 रुपये आए थे, वैसे ही 10,000 आपका अकाउंट में एजाज ने डाल दिया, तो ये 10,000 का आपका बैंक में डेबिट साइड में आपका एंट्री हो जाएगा। देन आपका पेमेंट ऑफ सैलरी 2,000, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे पेमेंट ऑफ सैलरी 2,000 का पेमेंट हो गया। ये कौन से डेट को होता है, ये आपका पेमेंट ऑफ सैलरी 26 के डेट को आपको देखिएगा कि यहाँ पे पेमेंट ऑफ सैलरी 2,000 आपका ये आ जाता है क्रेडिट साइड में। 2,000 का सैलरी आपने पे किया, इसलिए यह रियल अकाउंट गोल्डन रूल क्रेडिट द गिवर, तो ये आपका आ जाएगा 2,000 यहाँ पे। देन लास्ट आपका है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। 1,000 आपने कैश से विड्रॉ किया, तो कैश जब भी आप विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री का केस आ जाता है। बैंक इज़ द गिवर, 1,000 कैश आपको बैंक दे देगा 1,000, और बैंक पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट द गिवर, इसलिए यहाँ पे 1,000 बैंक का क्रेडिट हो जाएगा, और प्लस 100 रुपीज़ जो आपका है यहाँ पे 1,000 रुपीज़ आपका यहाँ पे अपोजिट साइड में यहाँ पे कैश में लिखा जाएगा। अगर ये बैंक में है तो इसके अपोजिट के कैश में आपका एंट्री आता है, काउंट्रा एंट्री जब भी आता है, तो ये भी एक रॉन्ग है। सो ये हो गया कि एंट्री आप कैसे कर सकते हैं कैश बुक में, उसके बारे में हो गया। देन लेज़र में पर्टिकुलर अकाउंट बना के आपको एंट्री करना होता है, ये आपको मालूम है। देन आ जाता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेटी कैश। पेटी कैश से भी क्वेश्चन आते हैं, तो पेटी कैश से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे, और पेटी कैश होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। सो पेटी कैश का मीनिंग है, सबसे पहले तो पेटी कैश बुक, इसमें पेटी का मीनिंग क्या है, पेटी का मीनिंग है स्मॉल, तो पेटी कैश बुक का मतलब होता है स्मॉल पेमेंट बुक। जब भी हम छोटे छोटे एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे रियल टाइम एग्जांपल से समझते हैं कि अभी कोरोना वायरस का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट है देखने को मिलता है, तो इसके केस में क्या होता है कि ब्रांचेस को सैनिटाइज़ करवाना पड़ता है। तो इसके अगर आपने अपने ब्रांच को सैनिटाइज़ करवाते हैं तो यह पेमेंट आप पेटी कैश से कर सकते हैं। इसका मतलब कि डेली बेसिस पर बैंकों में कुछ ना कुछ खर्चे होते रहते हैं, तो वो सारी पेटी कैश में कैसे ही होती हैं। अगर ये सारी छोटी छोटी एंट्रीज़ को कैश बुक में करेंगे, मतलब बात आती है कि कैश बुक ऑलरेडी है तो पेटी कैश की ज़रूरत क्या है, तो इसमें छोटे छोटे खर्चे को, एक्सपेंसेस को लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर ये सारी छोटी छोटी एंट्रीज़ हम कैश बुक में करेंगे तो कैश बुक बहुत बल्कि हो जाएगा, और फिर बहुत सारी ट्रांजैक्शन में एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो भी पेटी कैश का हिसाब किताब रखता है उसे पेटी कैशियर कहा जाता है। सो रियल में बैंक में देखें तो कैशियर वही है जो पेटी कैश हैंडल करता है, उसको मतलब अलग से कोई पेटी कैशियर नहीं रहता है। जो बैंक का कैशियर है वही पेटी कैश भी हैंडल करता है, तो उसको पेटी कैशियर भी बोल सकते हैं, कैशियर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पेटी कैश असेट साइड में आता है कि लायबिलिटी साइड में आता है। तो ये क्योंकि करेंट असेट होता है, इट इज़ अ करेंट असेट एंड सोन अंडर कैश इन हैंड सेक्शन और बैलेंस शीट एंड एसेट साइड, तो इसको असेट साइड में, ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि आपसे पूछ देगा कि बैलेंस साइड के कौन से साइड में पेटी कैश आता है, असेट में कि लायबिलिटी में, तो ये हमेशा असेट साइड में आता है। और इसके दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है सिंपल पेटी कैश और दूसरा होता है कॉलमनार पेटी कैश। अब सिंपल पेटी कैश का यहाँ पे देख लीजिए, आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है। छोटी छोटी कंपनी होती है वो अलग से कॉलमनार पेटी कैश बनाने की उनको क्या ज़रूरत है, वो तो सिंपल सा एक बुक लेंगे,
पेटी कैश का अमाउंट लिखेंगे, कौन से डेट को हुआ है, कौन सा वाउचर नंबर है और क्या चीज़ के लिए ख़रीदारी या ये क्या एक्सपेंसेस क्या ख़रीदा उसका ये जो है पैसा पे किया है उसका जानकारी यहाँ पे लिख देगा। तो ये सिंपल हो जाता है। और उसके बाद आता है कॉलमनार। कॉलमनार के केस में ये देखिए ये यहाँ पे सम दिया है, बट इसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में पेटी कैश ने कैशियर को 200 रुपये रिसीव फ्रॉम द चीफ कैशियर। चीफ कैशियर से जो है पेटी कैशियर ने 200 रुपये रिसीव किए और उसने कहाँ कहाँ पे परचेज ऑफ पोस्टेज स्टाम्प के लिए उसने 10 रुपये खर्चे किए, कन्वेंस टू ऑफिस क्लर्क को 25 रुपये दिए। तो यहाँ पे कॉलमनार में अलग अलग कॉलम रहेंगे कि चीफ कैशियर से 200 रुपये लिए, फिर पोस्टल स्टाम्प के लिए 10 रुपये, फिर कन्वेंस 25 रुपये। तो इस हिसाब से जो कॉलम है जो आपका एक्सपेंसेस है वो ऐसा लिखते गए और उसके बाद लास्ट में इसको टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पेटी कैश कॉलमनार हो जाता है। देन इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश, ये क्या होता है? इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे मेंशन है कि द सिस्टम ऑफ एडवांस इज कॉल्ड द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश एन अमाउंट गिवन टू पेटी कैशियर एट एडवांस नोन एज इम्प्रेस अमाउंट। मतलब इम्प्रेस्ड इसका मतलब है कि पेटी कैशियर को एडवांस में एक फ़िक्स अमाउंट दे दिया जाता है और वह डे टू डे स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट करता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 200 रुपये उसको दे दिए गए जनवरी में और महीने के लास्ट में 198 खर्च हो गए, 2 रुपये जो है उसके पास रह गए, तो वो 2 रुपये नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और 198 रुपीज़ उसको एडवांस में चीफ कैशियर से मिल जाएगा। तो फिर से उसके पास बैलेंस क्या हो जाएगा? 200 रुपये फिर से उसके पास बैलेंस हो जाएगा। तो ये इम्प्रेस सिस्टम कहलाता है। तो ये हो गया डबल कॉलमनार। फिर जर्नलाइजिंग हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि जर्नल एंट्री करने के प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहा जाता है। देन आपका हमने जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है उसके सारे प्रोसेस देखे थे ऑलरेडी। देन उसके बाद ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो लेटेस्ट सम अप एक ही पॉइंट है वो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।